आज हम लोग मीडिया और पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र और मीडिया, इनके अंतर संबंधों को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कल एक कथन से अपने व्याख्यान की शुरुआत की थी, आज मैं एक दो कथन आपके सामने, दो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं। आप जानते हैं, आपने नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा, सुना है? उन्होंने मीडिया पर कई किताबें लिखी हैं और वो दुनिया के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। और बॉस्टन में जो MIT है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें प्रोफेसर एमरिटस हैं। और वो अमेरिका की घरेलू और विदेश नीति के काफ़ी विरोधी हैं। वो मूलतः तो व्याकरणाचार्य हैं, लेकिन पिछले 40-45 सालों से वो राजनीति और अर्थ, इकोनॉमिक्स और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर काफ़ी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं मीडिया को लेकर के भी, और एक पुस्तक उनकी बड़ी मशहूर है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी किस तरह से सहमति का निर्माण किया जाता है। तो एक उनका एक कोटेशन आपके सामने सुना रहा हूँ, जो कि मीडिया से और मीडिया की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उससे जुड़ा हुआ है। कोट, वे ब्रैकेट में व्यापारी वर्ग, वे बहुत पहले ही ये समझ चुके हैं कि केवल जनमानस ही निजी निगमों के लिए एक गंभीर खतरा है, अनकोट। इसी तरह से एक एडोर्नो हुए हैं, और एडोर्नो की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है कल्चर इंडस्ट्री। मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। उसमें बड़ी अच्छी बातें हैं कि किस तरह से टीवी को देखा जाए, कैसे अखबार पढ़ा जाए, कैसे मतलब कंटेंट को समझा जाए। तो एक जगह वो कहते हैं, कोट, पूंजीवाद के अंतर्गत सभी प्रकार का उत्पादन बाजार के लिए होता है। वस्तुओं का उत्पादन मनुष्यों की जरूरतों एवं इच्छाओं के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि केवल लाभ और अधिक पूंजी अर्जन के लिए किया जाता है, अनकोट। अब इन दो जो मैंने आपके सामने उदाहरण दिए और दो प्रसिद्ध चिंतकों के, इसमें वो तमाम चीजें आ जाती हैं कि 20वीं सदी और 21वीं सदी में पूंजी क्या चाहती है आपसे, पूंजी कैसा बाजार चाहती है, पूंजी कैसा उत्पादन चाहती है, पूंजी कैसा मीडिया या जनसंचार माध्यम चाहती है। मतलब यह है कि पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित वस्तुएं नहीं देती है, बल्कि लाभ पर आधारित, यानी जिसमें ज्यादा मुनाफा हो उन वस्तुओं का या उन मालों का उत्पादन करती है। और उनके लिए मीडिया भी एक उत्पाद है।
और अब मैं धीरे धीरे आऊँगा कि भारत में मीडिया को उत्पाद या प्रोडक्ट मानने की जो बहस 1980 के बाद से चली, वो कैसे चली। इससे पहले हम लोग ये समझ लें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कितनी जरूरी है। उसको समझे बगैर आप किसी देश के उसके चरित्र को नहीं समझ सकते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इसके लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन चूंकि यहाँ हम केवल मीडिया के संदर्भ में बात करेंगे और चीज़ों के संदर्भ में नहीं, इसलिए मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को भारत में जो 200-250 साल का जो प्रेस का या मीडिया का जो सफर रहा, उस संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कि भारत में प्रेस की यात्रा की शुरुआत 18वीं सदी से हुई, 19वीं सदी और 20वीं सदी, और आज हम 21वीं सदी में हैं। तो उस समय की जो अखबारों की जो अर्थव्यवस्था थी, और खासतौर से जो भाषाई अखबार थे, यानी हिंदी, मराठी, बंगला, तेलुगु, तमिल, इनको हम लोग भाषाई अखबार बोलते हैं, और अंग्रेजी को अंग्रेजी का अखबार बोलते हैं। तो ये छोटी सी पूंजी, छोटी छोटी पूंजी, जिसको कि वो युग था जब महाजनी पूंजीवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, महाजनी पूंजी का वो दौर था। छोटी पूंजी, मझोली पूंजी, निम्न पूंजी। आज जैसा जो हम लोग 21वीं सदी में देखते हैं, जहाँ करोड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों का जो इंडस्ट्री है, ऐसा तो 19वीं सदी में नहीं था। और जाहिर है, और नहीं वो विज्ञापन का युग था, जो आज हम लोग 20वीं सदी और 21वीं सदी में हम लोग देख रहे हैं। 20वीं सदी में देखा औसत अखबार की जो आर्थिक स्थिति थी, खासतौर से भाषाई अखबारों की, पत्र पत्रिकाओं की, उनकी जो ये कहा जाए वितरण संख्या, ये सर्कुलेशन, वो भी बहुत सीमित था। अब जैसे उदंत वार्ता, अगर आप देखेंगे तो कोई 1000 उसके वो भी नहीं छपे थे, मतलब सर्कुलेशन, कुछ 100, क्योंकि उस समय साक्षरता का प्रतिशत ही बहुत कम हुआ करता था। और आप जानते हैं कि अखबार अगर सरवाइव करना है, जिनको जिंदा रहना है, तो विज्ञापन तो होना चाहिए। और 19वीं सदी में ना आज जैसे कल कारखाने थे, औद्योगिक पूंजी नहीं के बराबर थी, सिर्फ महानगरों में सिमटी हुई थी। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली में भी नहीं थी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, या वो जो समुद्र के किनारे जो भी नगर और महानगर थे, और कुछ ही चंद घराने जैसे कि जमशेदजी टाटा वगैरह, ये ऐसे कुछ घराने थे जिन्होंने उद्योगों की स्थापना की। और यह वो अखबार थे जो कि विदेशी सरकार के समर्थन से चलते थे, अंग्रेज परस्त थे। और ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ही सामान्य किस्म की थी, मतलब बहुत ही निम्न। अब जैसे कि
इंदौर समाचार, मालवा समाचार, उस समय अखबार ऐसे भी थे कि जो कि दो भाषा में एक साथ निकला करते थे, उर्दू में और हिंदी, आपके हिंदी में, बंगला और हिंदी में, उर्दू में, तीन भाषाओं में एक साथ निकला करते थे। तो जैसे मान लो कोई इंदौर से निकल रहा है, या भोपाल से निकल रहा है, या जयपुर से निकल रहा है, या पटना से निकल रहा है, या आगरा से निकल रहा है, या लखनऊ से निकल रहा है, या कानपुर से निकल रहा है, तो बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि स्वयं सेवी, यानी छोटी छोटी पूंजी, जिन कुछ हजारों की, कुछ हजार लेकर के वो निकाला करते थे। और ये वो छापा खाने का समय था कि जब वो हैंड कंपोजिंग हुआ करती थी। आप लोगों ने पता नहीं हैंड कंपोजिंग देखी है नहीं देखी, मैंने जो हैंड कंपोजिंग सीखी है कि उसमें हाथ में रख करके कंपोज किया जाता है, और उसमें खाने याद करने होते हैं। और शुरू में तो क्या होता है कि वो जो लेटर्स होते थे उसमें रांगा के शीशे के होते थे सीखने के लिए, तो शुरू में तो आपकी उंगलियां फट जाती। तो ये वो जमाना था। ऐसे ब्लॉक भी लकड़ी के उस पर ब्लॉक बनाए जाते थे जो कि छापा करते थे। ये 20वीं सदी, माने आप कह सकते हैं कि 1960-70 तक ये जमाना रहा। तो नतीजा ये है कि बहुत निम्न पूंजी थी, और ज्यादातर इस अखबार के धंधे में ऊंची जातियां और इसके जो मालिक होते थे विशेष रूप से वैश्य होते थे, महाजन, और संपादक ब्राह्मण हुआ करते थे या कायस्थ हुआ करते थे। आप कह सकते हैं कि चाहे अंग्रेजी की प्रेस रही हो और चाहे भारतीय भाषाई प्रेस रही हो, सब पर ऊंची जातियों का लगभग कब्जा, ये वास्तविकता है, कब्जा रहा है। और उसका एक असर वो एक अलग है कि उसके प्रस्तुतिकरण और कलेवर पे क्या असर रहा वो एक अलग है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करें, लेकिन मैं उसके ऑनरशिप पर, स्वामित्व पर चर्चा कर रहा हूँ। तो मालिक अधिकांश वैश्य हुआ करते थे, संपादक अधिकतर ब्राह्मण, और कायस्थ ऊंची जाति के लिए लोग ही हुआ करते थे। दलित और पिछड़े नहीं की बराबर थे। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो पूंजी जो होती थी, क्योंकि भारत की जो औपनिवेशिक भारत की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी वो मूलतः साम्राज्यवादी हितों के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जैसा कि मैंने पहले दिन बताया। तो पूंजी का जो विस्तार जो होना चाहिए वो नहीं था। स्वदेशी पूंजी का निर्माण नहीं हुआ, जो कि जो स्वदेशी पूंजी का निर्माण हम लोग यूरोप में देखते हैं या अमेरिका में देखते हैं या जो भी स्वतंत्र देश रहे हैं वहां देखते हैं, वह स्वदेशी पूंजी का निर्माण हुआ। और उन्होंने उनके इसकी वजह से औद्योगिक इकाइयां या ये कह सकते हैं कल कारखाने बहुत लगे, व्यापारिक घराने सामने आए और उन लोगों ने अखबारों में प्रवेश किया, प्रेस में प्रवेश किया। भारत में ये बड़ा सीमित रहा। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि जब धीरे धीरे उद्योग बढ़ने लगे भारत में, खासतौर से 19वीं सदी में और फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में धीरे धीरे उद्योग बढ़ने लगे, तो अखबारों की संख्या भी बढ़ने लगी। उसकी एक भारत में साक्षरता भी बढ़ने लगी। नया एक वर्ग जिसे अपन कह सकते हैं कि 2-3 तरह के वर्ग उस जमाने में थे। एक तो वो कि आपको तो मालूम है कि मैकाले ने अंग्रेजी यहाँ क्यों लागू की, क्योंकि उनको लिपिक क्लर्क चाहिए थे कि जो कि वो काम कर सकें, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी की शुरुआत की। लेकिन उसमें एक ऐसा राव, यानी जो जमींदार और वगैरह जो वर्ग था, यानी हमारी जो उस समय की अर्थव्यवस्था एक तो थोड़ी बहुत उभरती हुई औद्योगिक थी और दूसरा जमींदारी अर्थव्यवस्था थी, जो जिसका उपयोग नॉन प्रोडक्टिव, अनुत्पादक था। अब जैसे बंगाल का अगर हम किस्सा लें तो उसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनका जितनी भी जो उस समय कोयले की खदानें और जूट सब पर उनका कब्जा था।
एक अच्छी फिल्म है, कभी मौका लगे जरूर देखना, साहब बीवी गुलाम, मौके लगे अब देखना। साथ में जमींदारी की व्यवस्था थी। तो नतीजा हुआ था कि ये जमींदार लोग कभी नहीं चाहते थे, जागीरदार लोग कभी नहीं चाहते थे, रियासती घराने कभी नहीं चाहते थे कि अखबारों का विस्तार हो, प्रेस का विस्तार हो, क्योंकि अगर प्रेस का विस्तार होता है तो जनता जागरूक होगी। और इसलिए जो रियासती भारत में जो पत्र पत्रिकाएं निकला करती थी उस जमाने में, वो सब तत्कालीन जो राजा नवाब और नरेश थे उनके गुणगान के लिए निकला करती थी। लेकिन जो दिल्ली, बॉम्बे, अजमेर, अहमदाबाद, आपके मद्रास, बेंगलोर, ऐसे जगह से जो अखबार निकले उनमें जरूर एक आलोचनात्मक और विवेचनात्मक दृष्टि हुआ करती थी। और यहीं कल कारखाने हुआ करते थे, यहीं से विज्ञापन मिला करते थे। तो ये अलग यानी 2-3 किस्म के भारत एक साथ समानांतर रहे और वो प्रेस भी उसी ढंग की रही। तो हमारी जो राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था थी वो मूलतः प्रेस के संदर्भ में वो बहुत ही, ये कह सकते हैं कि आज जैसी नहीं थी। वो एक उसमें पूर्व औद्योगिक काल की अर्थव्यवस्था भी थी, एक नई औद्योगिक व्यवस्था जो जन्म ले रही थी वैसी भी थी। और इसके साथ साथ जो विदेशों से, खासतौर से इंग्लैंड से जो चीज़ें आयात हुआ करती थी, वहाँ से जो पैसा आया करता था, उसके जैसे समर्थन से जो अखबार निकला करते थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, या उस समय की न्यूज एजेंसी बड़ी मशहूर थी, राइटर। सबसे पहली जो एजेंसी, सबसे पुरानी एजेंसी वही है। तो लेकिन जब हम 19वीं सदी में आते हैं और उसके उत्तरार्ध में आते हैं, तो उस समय जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने लूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े पैसे वाले थे और बड़े भारी मनी लेंडर थे, उनके पूर्वज और उनके माता पिता। उनका जो घराना था वो ऐसा भी था कि जो कि अंग्रेजों को सपोर्ट भी किया करता था, मनी लेंडिंग भी किया करता था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो 4-5 पत्रिकाएं निकाली, उसमें अपनी निजी पूंजी उसमें लगाई। यानी स्त्रियों के हक में निकाली, उन्होंने नाटक भी लिखे, कई चीज आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी के जो पितामह जिनको कहें वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। लेकिन सेठ थे खुद। कॉर्पोरेट हाउस उस समय कोई नहीं था, कंपनी उस समय कोई नहीं थी। जैसे कि हिंदू जो उस समय साप्ताहिक हुआ करता था, वो एक फैमिली कंसर्न थी। यानी 4-5 तमिलनाडु के 4-5 ब्राह्मणों ने मिलकर के उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार की स्थापना की। और यही लोग 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भी वो मौजूद थे। तो परिवार ने एक अपना, तो परिवार की जो निजी पूंजी थी वो इस पे लगाई। और जैसे कि मैंने कहा, और ये कि ज्यादातर अखबार ऐसे भी थे जो कि समाज सुधार से जुड़े हुए थे। और जाहिर है कि समाज सुधार से जो जुड़े होंगे उनकी अर्थव्यवस्था व्यापारिक जैसी तो नहीं होगी, कॉमर्शियल जैसी तो नहीं होगी। उनका मूल मकसद था कि भाई हम समाज को सुधारें, चाहे वो राजा राममोहन राय की बात करें और या ऐसे लोगों की बात करें जो साहित्य सेवा के लिए पत्रिका निकालते थे। जैसे 1890 में बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका निकली, सरस्वती, नाम सुना हो तो, जिसके प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब वो कुछ बंगाली और कुछ लोगों ने मिलकर निकाली, वो मूलतः एक साहित्य सेवा के लिए।
उस समय के जो संपादक थे जैसे बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी, कई लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो एक बहुत बड़ी सरकारी पद, ये पोस्ट छोड़ करके आए थे और कम पैसे पर आए थे कि भाई हमें हिंदी की सेवा करनी है, साहित्य की सेवा करनी है। इसी तरह से जैसे हमारे महात्मा गांधी ने 4 अखबार निकाले और उन्होंने कहा कि मैं अपने अखबारों के लिए कोई विज्ञापन नहीं लूंगा। तो उन्होंने जो हरिजन या यंग इंडिया निकाला, हरिजन सेवक निकाला, किसी में विज्ञापन आपको नहीं मिलेंगे। नेहरू जी ने जो अखबार निकाला, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन, वो भी था कि भाई हमको एक समाज की सेवा करनी है, मत स्वाधीनता आंदोलन की सेवा करनी है। इसी तरह मौलाना आजाद ने 2 अखबार निकाले साप्ताहिक, ये अल गुलाल, मुझे पूरे से याद नहीं आ रहा, उर्दू में निकाले थे अल बिलाल, और अब जरा चेक कर लीजिएगा। वो भी ये था कि मुस्लिम जनता को जगाना, उनमें जागरूकता पैदा करना। जैसे कानपुर से प्रताप निकला और जिसके प्रसिद्ध संपादक जो बाद में शहीद हुए, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके सामने इनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से वो इकोनॉमी थी जो कि एक तो छोटी पूंजी की थी, और वो इकोनॉमी सीधी ग्राहकों से जुड़ी हुई थी, विज्ञापन से नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापारिक घराने भी थे जिनके अखबार जो मूलतः अंग्रेजी के ज्यादा थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि डालमिया का था, हिंदुस्तान टाइम्स बिरला का था। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना गांधी जी की प्रेरणा से की बिरला ने। बिरला टाटा के साथ साथ समानांतर बिरला घराना तेजी से सामने आया, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में। और दूसरी तरफ आपके इंडियन एक्सप्रेस जिसके किस मालिक थे, गोयनका, इनका मध्यम मार्ग था। गोयनका ने भी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अपनी बना करके रखी। इसी तरह छोटी जगह से, जैसे कि ट्रिब्यून पंजाब से निकला, इन्होंने एक ट्रस्ट के माध्यम से एक ट्रस्ट बनाया, उसमें सब बड़े बड़े लोग उसके सदस्य बने और उन्होंने कुछ अपना कंट्रीब्यूट किया। और फिर विज्ञापन, उस समय जब भारत यूनाइटेड था, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, स्टेट्समैन का मैंने आपको बताया कि टाटा उसके मालिक थे। स्टेट्समैन उस जमाने में खालसा से, कलकत्ता से निकला करता था। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि क्षेत्रीय प्रादेशिक स्तर के जो पूंजीपति थे धीरे धीरे सामने आने लगे। जैसे बंबई से बॉम्बे समाचार निकला गुजराती में, तो जो गुजराती पूंजीपति थे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल काफी थी, कानपुर में टेक्सटाइल मिल थी, तो जो क्षेत्रीय पूंजीपति, एक तो राष्ट्रीय स्तर के पूंजीपति जिसमें टाटा, बिरला और डालमिया जैसे जैसे लोग थे, और जो क्षेत्रीय स्तर के पूंजीपति थे, तो उन्होंने अपने जो क्षेत्रीय स्तर के जो अखबार थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया बॉम्बे समाचार, और आज भी सबसे पुराना अखबार इस समय भी जिंदा है। ये आजादी से पहले के आंदोलन और उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक इसी से बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका, और आनंद बाजार पत्रिका से पहले अमृत बाजार पत्रिका, वो इंग्लिश में निकला, आनंद बाजार पत्रिका बंगला में निकली। युगांतर, तो जो वहां के जो छोटे से छोटे जो पूंजीपति थे जिनका संबंध जमींदारी अर्थव्यवस्था से भी था, तो वो सीधे सीधे उन्होंने अखबार निकाला और वहां के क्षेत्रीय स्थानीय आंदोलन, प्रादेशिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। और साथ में जो पूंजी तेजी से, जो क्योंकि जूट इंडस्ट्री वहां पे काफी, बंगाल के अंदर बड़ी प्रसिद्ध जूट इंडस्ट्री रही है, तो वहां से पैसा अपना, मतलब अर्थव्यवस्था वहां पर उससे टिकी हुई। तो आप कह सकते हैं कि आजादी तक
जो भारत की जो प्रेस की जो अर्थव्यवस्था थी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वो निम्न पूंजी, मझोली पूंजी और स्वदेशी पूंजी पर आधारित थी। उसमें यानी जैसे कि आज बनारस से निकला करता, आर्यावर्त आपके पटना से निकला करता था, राष्ट्रदूत जयपुर से निकला करता था, राजस्थान पत्रिका तो बाद में आई, अमर उजाला आगरा से निकला करता। तो इसको सपोर्ट कहां से मिला? जो छोटे जो थे रिटेलर किस्म के, मिडिल इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, उन लोगों से इनको एक सपोर्ट मिला। तो अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था वो होती है, मतलब अगर इसको परिभाषित करें तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके माध्यम से ये पता चलता है देश का और या किसी संस्था विशेष का कि वो क्या है, उसका चरित्र क्या है। जैसी देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था होगी उसका असर जीवन के सभी अंगों पर पड़ेगा, चाहे वो प्रेस या मीडिया हो, चाहे वो आपकी कानून व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो। मिसाल के तौर पे आज जो शिक्षा का जो निजीकरण और जो प्राइवेट इंडस्ट्री जो आई हैं, और ये विश्वविद्यालय जो आए हैं, क्या हम 5वें दशक में, 6ठे दशक में इसकी कल्पना कर सकते थे? मैं अब उस पर आऊंगा कि किस तरह से जो भारत की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पिछले 30 साल में जो बदली है, खासतौर से 90 से, उसका प्रभाव, उसके जो परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज़ादी तक हमारी जो प्रेस की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी बहुत मझोली किस्म की थी, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था भी वैसी थी। इन देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था। हमारा मूल थे, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी। यानी उस समय आज़ादी के समय 70 से 80% जो आबादी थी वो गाँव में निवास किया करती थी। यानी एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी आज़ादी तक, उद्योग आधारित नहीं थी। उस समय कोई सर्विस सेक्टर भी विकसित नहीं हुआ था जो आज हम लोग देखते हैं। तो जो जिस देश की 70 से 80% अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो, जिसकी जनता गांव में बस रही हो, तो आप उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक बहुत विश्व स्तर के अखबार निकालेगा या उस पर उतना पूंजी नियोजन होगा। लेकिन आजादी के बाद जब हम लोग औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गए तो एक बड़ा जंप, बड़ी उड़ान हम लोगों ने भरी और एक स्वदेशी पूंजी का विकास हुआ, जो मैंने आपको उस समय समझाया। अब जब हम लोग प्रेस की बात करते हैं तो उस समय एक बहस चली 5वें दशक में, जवाहरलाल नेहरू का राज था। उस समय एक मांग उठी कि साहब ये प्रेस की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि अखबार के पास इतना पैसा नहीं है, स्वदेशी अखबारों के पास, कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने पत्रकारों को अच्छी तनख्वाहें दे सके, और मतलब उसकी माली हालत बहुत कम, माने बहुत अच्छी नहीं थी, और भाषाई अखबारों की तो स्थिति बड़ी दयनीय थी। यानी आपको मैंने बताया था कि जब मैंने खुद एक हिंदुस्तान समाचार जैसी संस्था में, जो एजेंसी आपने नाम सुना हो, एक जमान पढ़ा होगा, उस समय मैंने जब शुरुआत की थी अपनी पत्रकारिता की, क्या 67 में, तो तनख्वाह 200 या 250 रुपये मिला करते। और बड़े से बड़े जो पत्रकार होगा उसको 1,500-2 हज़ार रुपये मिलते हैं अंग्रेजी की। हिंदी में तो अकल्पनीय था।
अंग्रेजी के, हाँ, फ्रैंक मोरिस, मुलगांवकर, अंग्रेजी में तनख्वाहें बहुत अच्छी थी। हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि क्लास 1 के पेपर थे, तो इसमें तनख्वाहें एडिटर की और रिपोर्टर की अच्छी थी। लेकिन बाई एंड लार्ज, कुल मिलाकर के भारतीय पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और अखबार भी मतलब आज जैसे चिकने चुपड़े नहीं निकला करते थे। 8 पेज के, 10 पेज के, 12 पेज के अखबार हुआ करते थे। और मतलब उस समय भी हैंड कंपोजिंग जारी थी, टाइपराइटर से हम लोग काम लिया करते थे या हाथ से लिया करते थे। कोई आज तो आप मोबाइल से कुछ भी भेज दीजिए, उस समय मोबाइल नहीं, टेलीफोन से ही हम लोग काम किया करते थे। साइकिलों से रिपोर्टिंग करते थे, आपको आश्चर्य होगा। दिल्ली में मैंने खुद साइकिल चलाई है, भोपाल में मैंने साइकिल चलाई है। साइकिल से अपन हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। या फिर इसके बाद फिर स्कूटर आ गया। मैंने आपको बताया कि स्कूटर के लिए भी लंबी लाइन लगा करती थी और 2 या 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल मिला करता था। तो उस दौर से हम लोग गुजरे। तो अर्थव्यवस्था वैसी। तो 5वें दशक में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तो उस समय एक बात उठी कि भारतीय प्रेस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए विदेशी पूंजी का नियोजन होना चाहिए, विदेशी पूंजी को छूट दी जाए। बड़ी बहस हुई और लेकिन तय यह किया गया कि अगर हम विदेशी पूंजी नियोजन की छूट दे देते हैं प्रेस में, तो इसके खतरे बड़े भयानक होंगे। और वो खतरे ये हैं कि विदेशी जो पूंजी नियोजक होंगे, वो उनके जो राष्ट्रीय हित होंगे उनको ध्यान में रख करके वो यहाँ का जनमत तैयार करेंगे, यहाँ के अखबारों की जो संपादकीय नीति है उसको बदलेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने और सबने तय किया कि हम विदेशी पूंजी को भारतीय प्रेस में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। और उसी समय पहला प्रेस आयोग बना 5वें दशक में, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में। एक मेरी पुस्तक है, जरूर मौका लगे आप पढ़िए, पता नहीं यहाँ है या नहीं। इसमें मैंने बड़ा विस्तार से लिखा है, पहला ही अध्याय है कि तीसरा प्रेस आयोग क्यों, उस पर मैं आऊँगा, धीरे धीरे चर्चा करूँगा। लेकिन मैंने इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा की है। तो ये है, पुस्तक का नाम कतरनों की कोख से उठते सवाल। ये अभी निकली है इलाहाबाद से, पता नहीं यहाँ है या नहीं, आप देख लें। तो इसमें मैंने प्रथम प्रेस आयोग ने कई सिफारिशें की कि हम प्रेस को कैसा चलाएं, प्रेस का प्रबंध नीति कैसी हो, संपादकीय नीति कैसी हो, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो, उसके जो पत्रकार और दूसरे कर्मचारी हैं, गैर कर्मचारी हैं, उनको कितना वेतन मिलना चाहिए। पूरा एक वेज कोड की बात उठाई गई। उस समय ये भी उठाया गया कि एक भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की जाए। ये पहले प्रेस आयोग में ये बात सामने आई। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर बनाया गया और डीएवीपी, क्योंकि डीएवीपी आप जानते ही हैं क्योंकि वो भारत सरकार के जितने भी जो विज्ञापन हैं वो डीएवीपी के माध्यम से मिलते हैं। भाई विज्ञापनों के 2 स्रोत हैं, एक तो आपकी भारत सरकार और राज्य सरकारें, और दूसरा जो निजी संस्थाएं हैं, औद्योगिक संस्थाएं, उनसे विज्ञापन मिलते हैं। ये किया गया। तो उस समय पहले प्रेस आयोग ने कई रिकमेंडेशन किया, सिफारिशें की। और दूसरा ये हुआ कि दो तीन चीजें तो हो गई,
जैसे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर बना दिया गया, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना भी हो गई, वेज बोर्ड का गठन भी हुआ, उसके हिसाब से वेतनमान मिलने लगा और कुछ पत्रकारों की स्थिति में सुधार भी आया। और उस समय ये भी तय किया कि भाई विज्ञापन का जो रेशियो हो वो यानी 60% से 70% तक आपका आचार विचार यानी विचार और समाचार संपादकीय ये होना चाहिए, और 40 से 30% तक विज्ञापन आप रखें। ये बाकायदा एक सिफारिश उस समय की गई प्रेस आयोग ने। इसका मैंने बड़ा विस्तार से इसकी चर्चा की है अपने लेख में। और उस समय 3 तरह के अखबार ढांचे होते थे, और इसको हम लोग त्रिस्तरीय बोलते हैं। एक तो इनको कि हम लोग बोलते हैं नेशनल न्यूज़पेपर, ये राष्ट्रीय स्तर की, जो कि दिल्ली से ज़्यादातर निकलने वाले या महानगरों से निकलने वाले। दूसरे राज्य स्तर से यानी राज्यों की राजधानी से निकलने वाले, और तीसरे संभागीय स्तर से, डिविजनल हेडक्वार्टर। अब तीनों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग अलग किस्म की थी। सबसे ज्यादा विज्ञापन जो दिल्ली से और बॉम्बे से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से निकलते थे, उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि विज्ञापन उनको ज्यादा मिला करता था, अंग्रेजी के अखबारों को ज्यादा मिला करता था। आज भी यही है। और भाषाई अखबारों को कम मिलता था, इसलिए भाषाई अखबारों में पत्रकारों का और गैर पत्रकारों का जो वेतनमान है हमेशा कम रहा, क्योंकि जो विज्ञापन एजेंसियां थी वो जानती हैं कि भाई अगर मान लीजिए अंग्रेजी में विज्ञापन छपेगा अंग्रेजी अखबारों में, तो उनका सामान ज्यादा बिकेगा। ऐसा क्यों? इसकी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि अंग्रेजी अखबार को ज्यादातर समृद्ध लोग या जो उभरता हुआ मध्य वर्ग और अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास या पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेट्स, ये पढ़ा करते थे। और इन्हीं के पास ही जो क्रय शक्ति, जैसे बाय परचेजिंग पावर, भाई किसान की तुलना में जो दिल्ली के प्रोफेसर की या दिल्ली के एक उद्योगपति की परचेजिंग पावर तो ज्यादा होगी। तो अंग्रेजी के अखबार पढ़े तो अंग्रेजी का जो विज्ञापन दाता एजेंसी थी वो चाहती थी कि भाई हमारे अंग्रेजी के अखबारों को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिया जाए, जिससे कि उनके सामान बिके। हिंदी के अखबार और भाषाई अखबारों में कम हुआ ही। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भेद जो आपस में हुआ, अंग्रेजी वर्सेस भाषाई अखबार, दोनों में जो उनकी दोनों की अर्थव्यवस्था में जो अंतर और विषमता, वो आजादी से पहले से चली आ रही थी और उसके बाद भी वैसी ही रही, निरंतर रही। इसके बाद आपके जो मैं जो कह रहा था कि अंग्रेजी के अखबारों को सबसे ज्यादा, मैंने कुछ कारण गिनाए हैं और इसको मौका लगे तो कई कारण जो एक एक करके हुआ है, मैंने कोई 20 कारण इसमें मैंने गिनाए हैं। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे, जैसे एक चीज यहाँ मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रथम प्रेस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन किया, इसको आप जरूर समझ लें, सुन लें, तो उससे आपको यहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी का पता लग जाएगा कि कैसा था। और वो ये थे हाँ कि प्रेस ने ये कहा, प्रेस आयोग ने, ये थोड़ा अंग्रेजी में है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, फिर इसका हिंदी में कर दूंगा, कि प्रेस आयोग ने ये कहा, वी थिंक दैट in the interest of the public
हम समझते हैं कि जनता के हित में जो है, इट इज नेसेसरी टू इंसुलेट द प्रेस फ्रॉम द डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर बिजनेस इंटरेस्ट। हम ये समझते हैं कि प्रेस को व्यापारिक जो घराने हैं, व्यापारिक हित हैं, उनके प्रभाव से दूर रखा जाए। ये प्रेस आयोग कह रहा, कोट कर रहा हूं। वी प्रपोज द इनेक्टमेंट ऑफ ए लॉ in the interest of the general public, making it mandatory for person carrying on the business of publishing a newspaper to sever their connection with the other business। अब सुनिए, अब इसमें ये कहा गया है कि हम यहाँ पर कहते हैं, प्रस्ताव करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो अखबार के मालिक हैं वो पूरी तरह से अखबार चलाएं, दूसरे उद्योग धंधे ना चलाएं। अगर उनके दूसरे उद्योग धंधों से संबंध है तो संबंध विच्छेद कर लिए जाए, ये उन्होंने कहा। In this context, we are using the expression person in its legal sense so as to bring within its ambit individuals, companies, trust। और इसमें मैं हम उन तमाम लोगों को, यानी जैसे ट्रस्ट हैं, कंपनीज हैं, इन सबको रख रहे हैं इसमें कि अगर इससे आपके संबंध है तो आप अलग रहिए, आप केवल अखबार बना चलाइए, आपका जो भी कुछ है अखबार है और दूसरा उद्योग धंधा नहीं। द सेंट्रल आइडिया अंडरलाइंग द लेजिस्लेशन would be that a person carrying on the business of publishing a newspaper should not have directly or be in a position of being controlled directly or indirectly by any other person or person having an interest in the excess of the prescribed interest in any other business। संक्षेप में ये कि जो भी अखबार निकल रहा है उस पर किसी और उद्योग का या उद्योगपति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, न प्रत्यक्ष रूप से और न परोक्ष रूप से। आप समझ रहे ना, ये प्रेस आयोग का, पहले प्रेस आयोग ने साफ साफ बता दिया था। द एक्सप्रेशन बिजनेस शुड बी डिफाइंड टू मीन एनीथिंग which occupies the time, attention and labor of a person for the purpose of profit, but not any activity in the nature of exercise of a profession। यहाँ बिजनेस का मतलब वो जिसका कि जो प्रोफेशन आप, यानी अखबार निकालने का प्रोफेशन, उससे कोई संबंध नहीं, केवल प्रॉफिट को, मुनाफा को ध्यान में रख करके आप बिजनेस कर रहे हैं, वो हमको स्वीकार्य नहीं है। वी आर कॉन्शियस दैट it would be impractical to make the proposed legislation applicable to all person carrying on the business of publishing a newspaper one shot। हम जानते हैं कि ये एक ही समय में एक साथ नहीं हो सकता है। We are of the view that in the first instance it should be enforced in the case of all person who are in a position of controlling the publication of one or more daily newspaper with the same or different title। अब ये साफ साफ कह रहा है कि अगर आप एक अखबार निकाल रहे हैं या कई अखबार निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बिजनेस से पूरी तरह से मुक्त हों। और उस समय जो उन्होंने एनालिसिस किया, उस समय जो अखबारपति थे उनके उद्योग धंधे थे, पूरी लिस्ट मैंने दी, क्या थी? जूट, बैंकिंग, टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, प्लांटेशन, ये रबड़ का, स्टील रोलिंग, रबड़ सीमेंट, पेपर मिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि आधारित उद्योग, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये जैसे प्रेस्तर औद्योगिक क्षेत्रों से ये जुड़े रहे अखबार। अब देखिए, ये मैं आपको, ये जो अखबारपति थे वो मूल थे उद्योगपति थे। अब जैसे कि जयपुर से अखबार निकला करता था राष्ट्रदूत, वो इनका था, वैद्यनाथ आयुर्वेदों का है ना। वो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू तो इसको कहते थे कि ये जूट प्रेस है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो का घराना सीमेंट, जूट और ये सब चीज है। इसी तरह स्टेट्समैन, उधर टाटा का, उसमें स्टील वगैरह सब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि
आप इन अखबारों का इस्तेमाल अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। आपके सामने देश और समाज या पाठक कुछ नहीं है। यानी आपकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है अखबारों की, बेसिकली वो पॉलिटिकल इकोनॉमी आपके औद्योगिक, जो बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, जो बड़े औद्योगिक जो देश हैं, उनको उनसे संचालित, उनसे निर्देशित हो रही है। आप समझे? इसलिए पहले प्रेस आयोग ने ये साफ साफ कहा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए, और इससे आगे बढ़ते हैं तो एक नया और आता है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बदलने लगती है और ये अर्थव्यवस्था का वो दौर है जब भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है जुलाई 1991 में, और उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं। भारत में जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो हुई वो जुलाई 1991 से हुई। अब देखिए, ये बहुत बड़ा चेंज आया है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इसको आप समझें गंभीरता। यानी इससे पहले की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी हमारी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित थी। सही, क्या दिखावा सही है, लेकिन दिखावे के लिए समाजवाद था। गरीब और अमीर के बीच इतनी बड़ी विषमता नहीं थी, उपभोक्ता का इतना विस्फोट नहीं हुआ था, कंज्यूमरिज्म का। और क्या तुम लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो देखे उस समय 2-3 तरीके की ये मोटरें हुआ करती थी, एम्बेसडर और फिएट। आज जो आप देखते हैं मतलब नई नई मॉडल, विदेशी मॉडल, यहाँ के फलाने आप सब जानते ही हैं, उस समय 2 ही थे बस। बाद में फिर ये मारुति आई, वो भी यहीं बनी, विदेश से नहीं आई। हाँ, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी तक ये थी कि भाई इसमें विदेशी पूंजी का डोमिनेशन ना हो, स्वदेशी का ज्यादा इसमें रहे। और लेकिन उन भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई तो उसकी पहली शर्त यही है कि आपको तमाम राज्य के जो नियंत्रण हैं उसको डी कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी राज्य का जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र, उसकी भूमिका को सीमित करना पड़ेगा। इसलिए 3 प्रक्रियाएं, जो नई पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो 3 प्रक्रियाएं साथ साथ शुरू हुई, और वो ये थी कि पहला कि आपका उदारीकरण, फिर दूसरा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशीकरण, यानी सरकार जो नवरत्न या सरकारी क्षेत्रों में जो सरकार का जो शेयर है वो धीरे धीरे घटाया जाए और 50% से 49% और 20% ये किया जाए। जैसे मारुति का घटाया गया, कई होटलों से घटाया गया, वो एक लंबा चल, और वो तेजी से बढ़ाया गया कि भूमंडलीकरण में तेजी से उदारीकरण हुआ, तेजी से निजीकरण को, निजी पूंजी को विस्तार दिया गया। और जब 1998 में पहली एनडीए सरकार बनी अटल बिहारी जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, फिर 99 में दोबारा आई, तो तब तक भूमंडलीकरण का दूसरा दौर शुरू हो गया। हम लोग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं, विश्व व्यापार मंच, उसके हम लोग मेंबर बने। और इस सब का असर आपकी जो प्रेस और रब्त मीडिया, क्योंकि 90 के आसपास
प्राइवेट चैनल्स का जो विस्तार हुआ, यानी स्टार और ये जितने भी जो विदेशी चैनल आप देखते हैं, ये 90-91 में आना शुरू हो गए थे और मर्डोक भी यहाँ पे आ गए थे। निजी चैनलों का, इस पर मैंने बड़ी लिस्ट दी है पूरी, निजी चैनलों का विस्फोट हुआ। दूरदर्शन, जो पहले दूरदर्शन की मोनोपोली थी, वो घटी और इसके बाद एक नया कंपटीशन शुरू हुआ नई पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत, और उसमें फिर मनोरंजन का एक विस्तार हुआ। यानी मनोरंजन में उस समय तक करीब 40 से 45 हजार करोड़ रुपया आ चुका था, और अब माना ये जा रहा है कि इस समय करीब 80 से 90 हजार करोड़ रुपया केवल मनोरंजन की इंडस्ट्री में है। और इसके बाद उस समय दूरदर्शन था, इसके बाद आज सभी भाषाओं में करीब 200-250 24 घंटे के न्यूज चैनल्स हैं, सबसे ज्यादा हिंदी में है और केबल अलग है। अब आप देखिए कि इतने चैनल्स को सस्टेन करने के लिए आपको नई पॉलिटिकल इकोनॉमी चाहिए, यानी इसके समानांतर औद्योगिकरण का विस्तार हुआ। सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर को आप जानते ही हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब, तो सर्विस सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ा। और इसी दौर में, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, रिपीट नहीं करूंगा, केवल एक संकेत दे दूंगा कि जो बहुसंस्करणीय, यानी बहुसंस्करणों का जो विस्फोट हुआ, खासतौर से भारतीय भाषाई अखबारों का, वो तो अद्वितीय है। इसलिए उसके लिए मैंने आपसे कहा था रॉबिन जेफरी की पुस्तक आप पढ़ें। तो यानी मल्टी एडिशंस अखबारों का और फिर चैनलों का जो विस्फोट हुआ, उसके पीछे इसका मतलब यह है कि देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन, एक नया, जिसको अपन कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट हुआ। यानी अब हम जन कल्याणकारी राज्य नहीं रहे, और उस समय घोषणा भी की गई कि अब भारतीय राज्य, यानी सरकार की भूमिका सिमट रही है और सरकार अब फैसिलिटेटर बन गया है। देखिए फैसिलिटेटर, देखिए 2 शब्दों का मैं उपयोग कर रहा हूं कि एक तो फैसिलिटेटर और दूसरा इंटरवीन। अब तक सरकार इंटरवीन करती थी, हस्तक्षेप करती थी कि विषमता ना बढ़े। जैसे कि इंदिरा गांधी के जमाने में एंटी मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन बना कि एक सीमा से ज्यादा किसी भी औद्योगिक घराने का टोटल एसेट नहीं होगा, और वो कमीशन रहा, आज भी है, बंद नहीं हुआ। उस समय कोई 10 या 11 मुश्किल से एकाधिकार पति थे, मोनोपोलिस्ट हुआ करते थे, बिरला, टाटा, डालमिया वगैरह। ये अंबानी तो बाद में आए। और ये था कि आप टोटल एसेट जो है, मान लीजिए 1000 करोड़ से ज्यादा आपका नहीं हो, उसको एंटी मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस माना गया, वो कमीशन था। देखिए इसके बाद जब हम लोग के हमारे यहाँ देश में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, तो एक नई पॉलिटिकल इकोनॉमी सामने आई, और वो थी उदारीकरण, नव उदारीकरण जिसको अपन बोलते हैं, नव उदारीकरण की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था। और इस नव उदारीकरण के परिवेश में सरकार ने कहा कि अब हमारा हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम रहेगा, हम केवल फैसिलिटेटर, यानी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बाकी आप जाने आपका काम क्या। आप जितने भी जो औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां जारी रखना चाहते हैं करिए। हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया है, लाइसेंस राज खत्म कर दिया है, जो चाहे करना करो।